हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया समान योजना का पैसा 31 अगस्त तक लाभुक के खाते में आ सकती है 13वीं किस्त। आधार सीडिंग के लिए लगेंगे कैंप। झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली मैया समान योजना की 13वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 31 अगस्त तक लाभुक के खाते में अगस्त महीने की किस्त भेज सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। जुलाई महीने की किस्त रक्षाबंधन से पहले ही भेज दी गई थी ताकि लाभुक त्यौहार को अच्छे से मना सके। हालांकि जिन महिलाओं को जुलाई की किस्त आधार सीडिंग की समस्या के कारण नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभावना जताई जा रही कि अगस्त महीने की किस्त के साथ जुलाई की बकाया राशि भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे लाभुक को एक मुश्त 5000 रुपये मिल सकते हैं। जिन महिलाओं का बैंक खाता अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, उनके लिए जिला प्रशासन ने विशेष शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के मुताबिक 26, 28 और 29 अगस्त को जमशेदपुर, मानगो और चाकुलिया के प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में आधार सीडिंग कैंप लगाए जाएंगे। डीसी ने अपील की कि सभी लाभुक तय तिथि पर कैंप में उपस्थित होकर आधार सीडिंग करा ले। ऐसा करने पर जुलाई की किस्त के साथ अगस्त महीने की किस्त भी समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगी। लाभुकों में अगस्त महीने की किस्त को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 31 अगस्त तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। झारखंड को बारिश से नहीं मिलेगी राहत, 31 अगस्त तक वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। झारखंड को अभी मानसून की बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। गरज चमक के साथ 31 अगस्त तक वर्षा वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि 26 से 28 अगस्त तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी मौसम की चेतावनी में कहा कि 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त को आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं वर्षा और वज्रपात होगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। दैनिक मौसम पूर्वानुमान में मौसम केंद्र ने कहा कि मानसून टर्फ इस समय झारखंड से गुजर रहा, जिसका असर आने वाले दिनों में यहां के मौसम पर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त को झारखंड के दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम और उत्तर पूर्वी साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकता है। गिरिडीह में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह कोडरमा मुख्य सड़क पर रेम्बा मोड़ के पास सोमवार को ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर हो रहे कथित अवैध कब्जा को निर्माण कार्य के विरोध में सड़क जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि नायक डी मौजा स्थित करीब 36.5 एकड़ सरकारी गैर मजरूआ जमीन को लंबे समय से चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता रहा। यह जमीन बंजर भूमि के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन पिछले वर्ष 2024 से ही इस भूखंड पर भूमाफियाओं की नज़र है और रात के अंधेरे में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस जमीन का उपयोग सरकार व प्रशासन सार्वजनिक कार्यों में करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समूह को जमीन लूटने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कई बार अंचल, अनुमंडल और जिला प्रशासन से लिखित शिकायत कर अवैध कब्जे की कार्रवाई करने की मांग की थी, मगर प्रशासनिक उदासीनता के कारण भूमाफिया सक्रिय हो गए। जमीन पर जारी कब्जे और प्रशासन की निष्क्रियता से क्षुब्ध ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना प्रभारी सीआई और हल्का कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति गरमाने पर थाना प्रभारी ने अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद को घटनास्थल से ही अवगत कराया। सीएम हेमंत सोरेन ने कन्वेंशन सेंटर का किया स्थल निरीक्षण, अफसरों को दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कन्वेंशन सेंटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली।
उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि ऐसी कार्य योजना बनाएं कि इस कन्वेंशन सेंटर का राज्य हित में बेहतर उपयोग हो सके। यहाँ 5,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत 5,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके, इस नियमित एक बेहतर कार्य योजना बनाएं। मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीप कुमार सोनू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, स्मार्ट सिटी के सीईओ सूरज कुमार, स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश नंद कुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज 26 अगस्त को मनाई जाएगी हरतालिका तीज, सुहागिनों के लिए विशेष है यह पर्व। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाए जाने वाली हरतालिका तीज का पर्व इस वर्ष मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज को सुहागिनों का पर्व कहा जाता है। यह व्रत निर्जला उपवास के रूप में रखा जाता है, जिसमें महिलाएं जल तक ग्रहण नहीं करती। माना जाता है कि इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी आस्था और संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज का पर्व न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक रूप से भी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन वे पारंपरिक पोशाक पहनकर पूजा करती है, लोकगीत गाती है और एक दूसरे को सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी आदि भेंट करती है। नवविवाहित महिलाएं हरतालिका तीज को और भी अधिक उत्साह और श्रद्धा से मनाती है। ससुराल से मायके बुलाए जाने की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है। हरतालिका तीज महिलाओं के श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक पर्व है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवार में प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश भी देता है। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। चौपारण चतरा रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद सोमवार सुबह गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों शव के साथ जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। चौपारण के पटसावा निवासी 52 वर्षीय मोहम्मद जमाल अपने बेटे मोहम्मद 25 वर्षीय नौशाद और एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर सवार होकर चौपारण की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान वे एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गए। दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जमाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं नौशाद और तीसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में नौशाद ने भी दम तोड़ दिया। तीसरे घायल व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर और क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि सोमवार सुबह यह अफवाह फैल गई कि जब्त किए गए ट्रेलर का डाला बदल दिया गया है और बाइक गायब है। इस खबर ने लोगों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। परिजनों और सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने दोनों शव को जीटी रोड पर रखकर जाम लगा दिया। इस जाम के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को होगी कृषि पर विशेष चर्चा। मंत्री सदन में रखेंगे नुकसान का ब्यौरा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार 26 अगस्त को अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश विभाग ने की है। उन्होंने कहा कि धान की रोपनी में हमने काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर दिया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, उसे वह सदन के पटल पर रखेगी। उनका आगरा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से यही होगा कि वह अपने सुझाव और अहम विचार रखें। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अब तिलहन, दलहन, मक्का एवं अन्य फसलों के नुकसान का अन्नदाताओं को मुआवजा देगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 26 अगस्त को सदन में कृषि पर विशेष चर्चा के दौरान अतिवृष्टि की वजह से
फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी, लेकिन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 2,500 से 3,000 हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है। रांची, लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों में अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जांच अभियान, दर्जनों वाहनों का काटा चालान। धनबाद की ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विनोद बिहारी चौक समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिंग, ब्लैक शीशा, वाहन के कागजात और अन्य जरूरी नियमों की जांच की। नियम तोड़ने वाले दर्जनों वाहन चालकों का चालान काटा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लव कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वयं और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। अभियान के दौरान पुलिस ने राहगीरों और वाहन चालकों को यह संदेश भी दिया कि सड़क पर लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग हर हाल में करें। रांची नगर निगम ने बकायेदारों पर कसा शिकंजा, होल्डिंग टैक्स जांच में भी होगी तेजी। रांची नगर निगम ने सोमवार को एक बड़ी बैठक की, जिसकी अध्यक्षता अपर प्रशासक संजय कुमार ने की। इस बैठक में तय हुआ कि अब बड़े बकायेदारों और टैक्स नहीं देने वालों पर सीधी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 500 करोड़ बड़े बकायेदारों को तुरंत नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं हुआ तो फ्लैग करते हुए टीम सीधी कार्रवाई करेगी। हर वार्ड में जिम्मेदार अफसर तय होंगे जो काम की निगरानी रखेंगे। निगम टैक्स अफसर और एजेंसी की अलग अलग टीम बनाई जाएगी। ये टीम बड़े बकायेदारों से सीधे संपर्क करेगी और दबाव बनाएगी कि जल्द टैक्स चुकाएं। हर हफ्ते रिपोर्ट बनाकर अफसरों को दी जाएगी। नए SF GIS मैपिंग और ड्रोन सर्वे के जरिए 20,000 वर्ग फीट से बड़े भवनों की तुरंत जांच होगी। अगर जांच में गड़बड़ी मिली या दर्ज विवरण से फर्क निकला तो सीधे अतिरिक्त टैक्स की मांग उठाई जाएगी। साल 2025-26 के लिए हर महीने टैक्स वसूली का लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। टैक्स कर्मचारियों को इसका सख्ती से पालन कराना होगा। शराब बेचकर चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ की कमाई करेगी झारखंड सरकार। रांची में 150 खुदरा दुकानों की हुई नीलामी। चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर राज्य सरकार 4,000 करोड़ रुपए कमाएगी। लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन के बाद राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत 1 सितंबर से शराब बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार हमने पिछले 24 सालों से उत्पाद विभाग के प्रति लोगों का नज़रिया बदलने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि लॉटरी के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों की नीलामी हुई है और कहीं से कोई उंगली नहीं उठी है और निश्चित रूप से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। हमने उत्पाद विभाग के प्रति लोगों के उस नज़रिए को भी दूर करने का काम किया है जो हमेशा उसे संदेह की नज़र से देखते थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, इस बार 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार 2,709 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार सबका सहयोग रहा तो 4,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। नए उत्पाद नियमों के तहत रांची जिले में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों का आवंटन हाल ही में ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 1752 आवेदक ने भाग लिया। इससे राज्य सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप में न्यूनतम गारंटी राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में MGR के रूप में 449 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूरों की हुई वतन वापसी। देश लौटने के बाद चेहरे पर दिखी खुशी। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की सोमवार को वतन वापसी हो गई। हजारीबाग और बोकारो जिले के ये मजदूर काम करने के लिए कैमरून गए हुए थे। मजदूरों और उनके परिजनों ने इस सफल वापसी के लिए सरकार के साथ साथ सभी मीडिया संस्थानों और प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली का विशेष आभार व्यक्त किया।
बता दें कि ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे इन मजदूरों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला था। 11 मजदूर को 4 महीने और 8 मजदूर को 2 महीनों से वेतन वसूली का इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें खाने पीने सहित जीवन यापन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति के बाद मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। सरकार ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए इन मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की। समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा कि रोजी रोटी के लिए लाखों लोग विदेश और प्रदेश की ओर जाते हैं, जहां वे कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और भलाई के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। धनबाद में 650 राशन डीलरों को दिया गया स्मार्ट पीडीएस सिस्टम का प्रशिक्षण। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सोमवार को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 650 से अधिक पीडीएस डीलरों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह व डीलरों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना था। एडीएम सप्लाई जियोल अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि स्मार्ट पीडीएस प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न वितरण में लीकेज को रोकना, समय पर आवंटन सुनिश्चित करना और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाना है। इसके लिए सिस्टम में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आईपीओएस मशीन का उपयोग किया जाएगा। विजन टेक कंपनी रांची से आए इंजीनियर मंतोष कुमार ने डीलरों को स्मार्ट पीडीएस प्रणाली से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया सिस्टम पहले की तुलना में काफ़ी एडवांस है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना संभव है। साथ ही इसमें डीलर लॉगिन, वितरण प्रक्रिया, ट्रैक शीट, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट जनरेशन जैसी सुविधाएं शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान कुछ डीलरों ने तकनीकी समस्याओं के बारे में सवाल किए, जिनका समाधान इंजीनियर ने किया। इस अवसर पर विजन टेक के सर्विस इंजीनियर पिंटू कुमार, धीरज कुमार और अनुज कुमार सहित जिले के सभी पीडीएस डीलर उपस्थित रहे। रांची नगर निगम की शक्ति, अवैध होर्डिंग्स पर चला बुलडोजर, सदर अस्पताल के पास 5 हटाए गए। शहर में अवैध तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स के खिलाफ रांची नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम की बाजार शाखा टीम सुबह से ही पुरुलिया रोड इलाके में निकली और वहां अवैध होर्डिंग्स की जांच शुरू की। जांच के दौरान टीम को सदर अस्पताल के पास कई अवैध होर्डिंग्स लगे मिले। निगम कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 बड़े होर्डिंग्स को काटकर पूरी तरह हटा दिया। कार्रवाई के वक्त मौके पर नगर प्रबंधक और बाजार शाखा की टीम मौजूद रही। निगम अधिकारियों का कहना है कि ये होर्डिंग्स बिना अनुमति के लगाए गए थे। ऐसे होर्डिंग्स न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं, बल्कि कई बार ट्रैफिक बाधित करने और हादसों का कारण भी बन जाते हैं। रांची नगर निगम ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। जिन भी जगहों पर बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाए पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। निगम ने लोगों से अपील की कि वे बिना अनुमति होर्डिंग्स या बैनर न लगाए, वरना कार्रवाई तय है। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग। झारखंड विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। रिम्स 2 और गैर मजरूआ जमीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए। मंत्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के समय गैर मजरूआ जमीन का म्यूटेशन करने और कब्जाधारी जमीन का रसीद काटने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। पूरे राज्य में सरकार की जग हंसाई हो रही। इस पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि गैर मजरूआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने की तिथि भी याद कर लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री सत्येंद्र नाथ तिवारी के बचाव में उतरते हुए कहा कि रिम्स 2 का मुद्दा बजट से जुड़ा है और विपक्ष सरकार के पैसे बचाना चाह रही। संशोधित परीक्षा परिणाम जारी। सहायक आचार्य के 15,409 पद अब भी खाली। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परिणाम अब घोषित किया जाएगा। संशोधित परिणाम सभी श्रेणियों में घोषित किए जाएंगे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्रधानाध्यापक कक्षा 6 से 8 के लिए 3 विषयों अर्थात विज्ञान एवं गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान तथा अंतर प्रशिक्षित सहायक प्रधानाध्यापक कक्षा 1 से 5 के संशोधित परिणाम घोषित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिणामों में विसंगतियां उजागर होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है।
आयोग ने इससे पहले स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्रधानाध्यापक भर्ती में तीनों विषयों के परिणाम घोषित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा विभाग को भेज दी थी। विभाग के निर्देश पर विज्ञान एवं गणित तथा भाषा विषयों में जिलों में अभ्यर्थी की काउंसलिंग के दौरान दोहरे आरक्षण को लेकर परिणामों में विसंगतियां सामने आई। सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी। वहीं आयोग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति का परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन आयोग ने अभी तक विभाग को अपनी अनुशंसा नहीं भेजी है। जिलों में अभ्यर्थी की काउंसलिंग के दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अभ्यर्थी से दोहरे आरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश मांगे जाने पर परिणामों में विसंगतियां सामने आई है। पाया गया कि आरक्षण का लाभ लेकर जेटेट उत्तीर्ण करने वाले आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण इस श्रेणी में चयनित हो गए हैं। स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्राध्यापक और इंटर प्रशिक्षित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में भी ऐसा हुआ है, लेकिन स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्राध्यापक के 2 विषयों की काउंसलिंग में यह मामला सामने आया है। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उपायुक्त को पत्र भेजकर दोनों विषयों को भेजे गए अनुशंसित अभ्यर्थी के सभी फोल्डर वापस करने का अनुरोध किया। सोमवार को संशोधित परिणाम जारी करने की अनुशंसा के साथ ये फोल्डर आयोग को भेज दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी नियुक्ति में किसी अभ्यर्थी को दोहरे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कहा गया कि जब कोई अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंकों पर आरक्षण का लाभ लेता है तो उसे नियुक्ति प्रक्रिया में भी इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में अब 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। राहुल गांधी के द्वारा दाखिल केवैसिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। राहुल गांधी पर चाईबासा के प्रताप कुमार ने केस दर्ज करवाया था, जिसे पहले रांची कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन फिर कुछ समय अंतराल के बाद इस केस को चाईबासा कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया। प्रताप कुमार की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। देवघर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। देवघर के नगर थाना स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब डिलीवरी करवाने आई गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस संबंध में मृत महिला रबीना खातून के पति खुर्शीद आलम ने बताया कि रविवार को जब उसकी पत्नी को डिलीवरी की पेन हुआ तो वह पत्नी को लेकर देवघर के निजी अस्पताल पहुंचे। इसी अस्पताल में शुरू से उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था। रविवार को जब वह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि आज ही इनकी डिलीवरी की जाएगी, इसके लिए मरीज को अस्पताल में एडमिट करवा दे। खुर्शीद आलम ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया और रविवार देर शाम उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के बाद अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच कर 4 यूनिट ब्लड की जरूरत बताई। डॉक्टरों के कहने पर पति खुर्शीद आलम ने अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर 4 यूनिट खून का इंतजाम किया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आईसीयू में भर्ती कराने के लिए दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। मृतिका रबीना खातून के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को रेफर करने से पहले कहा था कि उनके साथ डॉक्टर और मेडिकल की टीम भी जाएगी, लेकिन उन्हें एक साधारण गाड़ी के माध्यम से भेज दिया गया और कोई भी डॉक्टर और मेडिकल की टीम उनके साथ नहीं गई। दूसरे निजी अस्पताल पहुंचने के बाद जब वहां पर उनका इलाज नहीं हुआ तो वे लोग आनन फानन में मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले पर देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पूरे मामले पर पदाधिकारी से रिपोर्ट ले रहे, अपने स्तर से पूरे मामले की जांच भी करेंगे। यदि जांच में निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर पुस्तक का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में महाअधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर ए टच ऑफ द ड्राइविंग महाअधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर ए टच ऑफ द ड्राइविंग दिव्यता का स्पर्श पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया।
मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाअधिवक्ता राजीव रंजन को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस पुस्तक में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिकता, प्राचीनता, पौराणिकता, धार्मिक आस्था सहित सांस्कृतिक तथा वैधानिक तत्वों पर चर्चा की गई। पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अधिवक्ता राजीव रंजन, सचिव आरवा राजकमल, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, अपर महाअधिवक्ता अच्युत केशव, राजकीय अधिवक्ता मनोज कुमार उपस्थित थे। बाबूलाल मरांडी की सरकार से 2 मांग। सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच हो और नगड़ी की जमीन आदिवासियों को लौटाया जाए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2 प्रमुख मांगें रखी। पहली, सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच हो और दूसरी, रांची के नगड़ी इलाके की जमीन आदिवासियों को वापस सौंपी जाए। बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को एक सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि 10 अगस्त की शाम उन्हें नवाडी गांव से गिरफ्तार किया गया और ललमटिया महागामा ले जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जो उनके शव को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है। मरांडी ने बताया कि सूर्या हांसदा सिर्फ एक आम नागरिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे। वे बोरियो विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी। वह अनाथ और असहाय बच्चों की मदद करते थे और उनका परिवार भी सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा। उनकी मां जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग सूर्या के खिलाफ दर्ज केसों का हवाला दे रहे हैं, जबकि 24 में से 14 मामले में वह बरी हो चुके थे। जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, 2020 से 2025 के बीच उनके ऊपर 9 नए केस दर्ज किए गए हैं। मरांडी का आरोप है कि सूर्या सिर्फ कोयला और बालू माफिया के खिलाफ खड़े थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। बाबूलाल मरांडी ने नगरी के 227 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों की भूइंहारी और खेतीहारी जमीन है, जिसे जबरन अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने बताया कि 1956-57 में बिहार सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहा था, लेकिन विरोध के चलते उस समय के मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन पर खेती करते रहें। गुमला में NHAI के बाईपास सड़क निर्माण पर लोग लगातार कर रहे विरोध। डीसी से मुलाकात कर दर्ज की आपत्ति। गुमला जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NHAI द्वारा बनाए जाने वाले बाईपास सड़क का लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा। इसी क्रम में सोमवार को ग्रामीणों ने डीसी प्रेरणा दीक्षित से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया। गुमला शहर के बाहर रांची गुमला सड़क के भड़दा के समीप से यह सड़क बनने का प्रस्ताव है, जो छत्तीसगढ़ के शंख नदी के समीप जाकर जुड़ेगी। इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से खेतिहार जमीन के ऊपर होना है, जिसको लेकर ग्रामीणों का लगातार विरोध जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से मौजूद सड़क को ही छोड़कर सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि उनकी खेती योग्य जमीन बच जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जब उनकी खेती योग्य जमीन चली जाएगी तो उनका पेट कैसे चलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक और सांसद से मुलाकात की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद वे विधायक जयराम महतो से मिले, जिनके कहने पर वे डीसी से मिलने पहुंचे थे। हालांकि डीसी से मुलाकात के बाद भी लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन। सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को दूसरा दिन था। सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूर्या हांसदा इनकाउंटर और रिम्स 2 से जुड़े विवाद को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर परिसर में पहुंचे। इन तख्तियों पर सूर्या हांसदा की हत्या का हिसाब आदिवासी समाज मांग रहा, जवाब जैसे नारे लिखे हैं। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने साफ कहा कि वे इन मुद्दों को विधानसभा की कार्रवाई में प्रमुखता से उठाए। विपक्ष का आरोप है कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर फर्जी था और इस मामले में सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। विपक्ष मांग कर रहा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। इधर रांची के नगड़ी इलाके में बन रहे रिम्स 2 अस्पताल को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा। स्थानीय रैयतों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुए झड़पों को लेकर भी बीजेपी सरकार से जवाब चाहती है। पार्टी का कहना है कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण कर रही है और आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही। लोहरदगा में शिक्षिका ने मासूम छात्र को बेरहमी से पीटा। सीएम के निर्देश पर स्कूल कार्यालय सील।
लोहरदगा जिले के भांडरा प्रखंड स्थित निजी स्कूल की एक शिक्षिका पर एक छात्र की निर्ममता पूर्वक पिटाई करने का आरोप लगा है। इस मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लेते हुए लोहरदगा डीसी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही छात्र की काउंसलिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए। इसके तहत डीसी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें बाल संरक्षण पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक अभिजीत कुमार, भांडरा अंचल अधिकारी दुर्गा कुमार और भांडरा थाना प्रभारी अरविंद कुमार को शामिल किया गया। गठित टीम ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि स्कूल संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई कागजात नहीं है। इसके बाद भी छात्रावास चलाया जा रहा, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद है। मामले को गंभीरता से देखने के बाद जांच टीम ने तत्काल स्कूल के कार्यालय को सील कर दिया। साथ ही छात्रावास में रह रहे बच्चों को वापस घर भेज दिया। इस दौरान पीड़ित बच्चे समेत छात्रावास में रह रहे बच्चों से पूछताछ की गई। पूरे मामले की रिपोर्ट लोहरदगा डीसी को दी गई है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर MNAC ने दिए जल निकासी सुधार के निर्देश। लगातार हो रही बारिश और स्वर्ण रेखा नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए मानगो नगर प्रशासन की टीम ने शनिवार को तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने स्वर्ण रेखा नदी के घाट, नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और जल जमाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। MNAC अधिकारियों ने स्थानीय कर्मियों को सतत निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि जल स्तर में अचानक वृद्धि या भारी वर्षा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड में रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। विधानसभा मानसून सत्र में सदन में सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर और अंदर पक्ष विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विपक्ष सूर्या हांसदा इनकाउंटर और रिम्स 2 के खिलाफ तो सत्ता पक्ष 130वां संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सोमवार को जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष वेल में घुसकर आमने सामने हो गए। भाजपा विधायक वेल में घुसकर सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में CBI जांच और रिम्स 2 का विरोध करने लगे। वेल में पोस्टर भी फाड़े। हंगामा होता देख स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद जब 12:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ने सदन को बताया कि राज सिन्हा और आलोक चौरसिया द्वारा लगाया गया कार्य स्थगन की सूचना अमान्य कर दी गई। इसके बाद फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्ष वेल में घुसे। हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में CAG की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद स्पीकर से सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू होते ही सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि हम अच्छी परिपाटी की शुरुआत करना चाहते हैं। कहा कि सूर्या हांसदा देशोम गुरु के नक्शे कदम पर चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम सब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। सूर्या हांसदा राजनीतिक व्यक्ति थे। 4 बार बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। उनके ऊपर 24 केस है, जिसमें से 15 समाप्त हो गए। शेष केस में जमानत पर है। रांची कांके नगरी में ग्रामीणों के साथ झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल। सिल्ली DSP और ADM लॉ एंड ऑर्डर को भी लगी चोटें। कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के विरोध में रविवार को दिन भर पुलिस और आक्रोशित ग्रामीणों के बीच झड़प जारी रही। रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर धान की रोपाई कर रहे हजारों ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस को कई बार बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ग्रामीण रांची के पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर ने बताया कि ग्रामीणों ने सरकारी काम में बाधा डाली और जमीन पर कंटीले तारों से की गई बाड़ को काट दिया। इस क्रम में ग्रामीणों की हिंसा में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि सिल्ली के DSP और रांची के ADM उत्कर्ष कुमार ने बताया कि रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर रविवार को विभिन्न संगठनों ने धनरोपण का आह्वान किया था। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने बताया कि कुछ देर के लिए आक्रोशित लोगों ने रिंग रोड को कांके पिठोरिया मार्ग को जाम कर दिया था, लेकिन बाद में जाम हटा लिया गया और अब स्थिति सामान्य है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।